चुनाचे वो दिलों में जिहाद का जज्बा लेकर भर्ती होने की बजाय माले गनीमत का लालच लेकर हंसी खुशी भर्ती हुए। उन अनाड़ी और कम फहम फाजी अफसरों ने सुल्तान अय्यूबी की तवक्को के खिलाफ बेशुमार जवानों को भर्ती कर लिया, मगर उन्हें ये न बताया कि उन्होंने मकसद पूरा नहीं किया, हुक्म की तामील की है। मैदान जंग में जाकर ये सिपाही सुल्तान अय्यूबी के लिए बड़ा ही तकलीफ दे मसला बन गए। उधर त्रिपोली से कुछ दूर फलस्तीनी फौज एक मैदान में इकट्ठी होने लगी। फलस्तीन के दूसरे मकबूजा शहरों में एलची भेज दिया गए कि वो सलीबी फौज को तैयार कर लें। त्रिपोली में सबसे ज्यादा सरगर्मी रेनाल्ड की थी। उसकी फौज खासी ज्यादा थी, जिसमें 250 नाइट थे। नाइट एक एजाज था जो गैर मामूली तौर पर ज़हीन, दलेर और क़यादत के माहिर फौजी को दिया जाता था। उसे खास किस्म की ज़रा बख्तर दी जाती और वो खुसूस दस्तों का कमांडर होता था। रेनाल्ड को इंतकाम की आग परेशान किए हुए थी। सन 1174 ईस्वी के अवाइल में सलीबियों ने समंदर से सिकंदरिया पर हमला किया था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी को अपने जासूसों के जरिए हमले की खबर कबल अज़ वक्त मिल गई थी। उन्होंने हमले के इस्तकबाल का ऐसा बंदोबस्त कर रखा था कि सलीबियों का बहरी बेड़ा बुरी तरह तबाह हुआ और ये बेड़ा फौज को साहिल पर नहीं उतार सका था। उस हमले की दूसरी कड़ी खुश्की के रास्ते हमला करना था, जिसकी क़यादत रेनाल्ड कर रहा था। चूंकि मुसलमान जासूस सलीबियों का पूरा प्लान ले आए थे, इसलिए खुश्की पर नूरुद्दीन जंगी ने अपनी फौज की घात लगा रखी थी। अकब और पहलुओं से भी हमलों का इंतजाम कर रखा था। रेनाल्ड इस फंदे में आ गया। उसने बहुत हाथ पांव मारे, घात से निकलने की कोशिश की, मगर एक रात नूरुद्दीन जंगी के छापामारों ने रेनाल्ड के हेडक्वार्टर पर शबखून मारा और रेनाल्ड को पकड़ लिया। सलीबियों का न सिर्फ हमला नाकाम रहा, बल्कि उन्हें कमर तोड़ शिकस्त हुई। जानी और माली नुकसान के अलावा सबसे बड़ा नुकसान तो यह था कि उनका रेनाल्ड जैसा जंगजू बादशाह कैदी हो गया था। नूरुद्दीन जंगी के लिए यह बड़ा कीमती कैदी था। उसकी रिहाई के लिए वो सलीबियों से बड़ी ही कड़ी शराइत मनवाना चाहते थे, मगर जिंदगी ने वफा न की। 2 माह बाद जंगी फौत हो गए। उनके आला हुक्काम और सालारों ने जंगी के 11 साला बेटे अल-मुल्क सालेह को सल्तनत की गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि उसे वो अपना कठपुतली बनाकर मनमानी करना चाहते थे। उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ महाज कायम कर लिया और उन्हें शिकस्त देने के लिए सलीबियों के साथ दोस्ती कर ली। इस दोस्ती का उन्होंने पहला मुआवजा ये दिया कि रेनाल्ड जैसे कीमती कैदी को गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दिया। उसके साथ दूसरे तमाम कैदियों को भी रिहा कर दिया और वहीं से सुल्तान अय्यूबी की मुसलसल मार्का आराई अपने पीर उस्ताद और अजीज दोस्त नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे से शुरू हो गई। दूसरे उमरा खिलाफत से आजाद हो गए और सब ने सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ मुत्तहिदा महाज कायम कर लिया था। इसका और जो नुकसान हुआ सो हुआ। एक नुकसान अब सामने आया कि रेनाल्ड, जिसे उन गद्दार मुसलमानों ने खैर सगाली के तौर पर या सलीबियों की दोस्ती हासिल करने के लिए रिहा कर दिया था, वो एक जंगी कुव्वत बनकर सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ नहीं बल्कि आलम इस्लाम को तहत करने के लिए फैसला कुन हमले के लिए आ रहा था। अल-मुल्क सालेह ने रेनाल्ड के साथ जो जंगी कैदी रिहा किए थे वो भी इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर आ रहे थे। रेनाल्ड अपनी शिकस्त और जिल्लत का इंतकाम भी लेना चाहता था। सलीबियों की इस कॉन्फ्रेंस में उसने इस तजवीज़ की मुखालिफत की कि तमाम सलीबी अफवाज मुश्तरका कमान के तहत हों। इस मुखालिफत की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो आज़ाद होकर अपने अज़ाइम के मुताबिक जंग लड़ने का इरादा किए हुए था। सलीबियों में ये कमजोरी थी कि वो मुत्तहिद नहीं होते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन हर एक के दिल में यह होता था कि वो ज्यादा से ज्यादा इलाके फतह करके उनका बादशाह बन जाए। मुतअद्दिद मौर्रिखीन ने लिखा है कि सलीबियों को इस कमजोरी ने दुनिया अरब में नुकसान पहुंचाया और वो इतनी ज्यादा और इतनी बरतर जंगी ताकत के बावजूद नुमाया कामयाबी हासिल न कर सके। मौर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान अय्यूबी की सफ़ों में गद्दार ना होते तो वह सलीबियों को दुनिया अरब से बेदखल करके यूरोप के लिए खतरा बन जाते। अगर आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देना चाहते हैं तो हम सब अपनी अपनी फौज को मुश्तरका कमान के सुपुर्द कर देते हैं, रिमांड ऑफ ट्रिपोली ने कहा, वरना हम बिखर कर नाकाम भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमले की क़यादत रेनाल्ड की फौज करे, ये फैसला मुश्तरका कमान को करना चाहिए। मैं आपसे अलग नहीं हूंगा, रेनाल्ड ने कहा, लेकिन मैं किसी मुश्तरका कमान का पाबंद नहीं रहूंगा। मुझे अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। नूरुद्दीन जंगी तो मर चुका है, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को उसी तरह कैद में अपने सामने लाऊंगा जिस तरह जंगी मुझे कैद करके दमिश्क ले गया था, वरना तारीख हमेशा मुझ पर लानत भेजती रहेगी। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि जिस वक्त जंगी ने मुझ पर शबखून मारकर मेरे दोस्तों को बखेर दिया और उनसे हथियार डलवा लिए थे, उस वक्त आप में से किसी ने जंगी पर जवाबी हमला किया था? कौन मेरी मदद को पहुंचा था? कोई नहीं। अब मुझे पाबंद न करें, मैंने इसी दिन के लिए फौज को तैयार किया था। मेरे इंतकाम का दिन आ गया है।
मेरी फौज आपकी किसी भी फौज की राह में हायल नहीं होगी। जिसे भी मेरी मदद की जरूरत होगी उसे खतरा मूल लेकर मदद दूंगा, लेकिन आप सबसे दरखास्त करता हूं कि मुझे पाबंद न करें। नहीं करेंगे, बाल्डन ने कहा। हमारी आज की कॉन्फ्रेंस इब्तदाई बातचीत तक महदूद रहेगी। इसमें हमने ये तय किया है कि हमारी जमींदोज कोशिशों से मुसलमानों की खाना जंगी ने उन्हें कमजोर कर दिया है और सलाहुद्दीन अय्यूबी इधर आने की बजाय मिस्र चला गया है। लिहाजा हमें बर्क रफ्तार और तूफानी किस्म का हमला करना है। हमने आज इस हमले का फैसला कर लिया है। अब 2-4 दिन हम सब फर्दन फर्दन सोच लें। हम में से जो भी गैर हाजिर हैं उन्हें भी बुला लें और एक दिन मुकर्रर करके हमले का प्लान तैयार कर लें। हमारी फौजें तैयार हैं। इस दौरान हरसन अपने शोबा जासूसी को इतना ज्यादा सरगर्म रखे कि जमीन की तहों में से भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूसों को निकालकर कैद कर दे और यहाँ के मुसलमानों पर कड़ी नजर रखे। हर मुसलमान घराने और हर मुसलमान फर्द की रोजमर्रा हरकत को भी देखे। हमारी अफवाज का इज्तिमा यहीं शुरू हो गया है, जिसे छुपाया नहीं जा सकता। ये इंतजाम हरसन को करना है कि कोई आदमी या औरत इस जगह से बाहर जाए तो ये यकीन कर लिया जाए कि वह जासूस नहीं। ऐसा ही होगा, हरसन ने कहा। यहां से कोई परिंदा भी बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में शराब पिलाने वाले खादिमों के निगरान और इंचार्ज 2 आदमी थे जो सलीबियों की कॉन्फ्रेंसों और दावतों वगैरह में बड़ी दिलकश वर्दी में हाजिर रहते थे। ये काबिल एतमाद आदमी थे। उन्हें गहरी छानबीन के बाद मुलाजिम रखा गया था, मगर ये दोनों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस थे। इससे अंदाजा होता है कि वो किस कदर होशियार और ज़हीन थे, वरना हरसन जैसे उस्ताद जासूस और सुराग रसां की नजरों और अक्ल को धोखा देना मुमकिन नहीं था। दोनों खूबरू जवान और दराज कद थे। विक्टर को अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो था ही ईसाई। राशिद चंगेज जो तुर्क था अपना नाम ईसाइयों जैसा रखे हुए था। ये दोनों उस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। आधी रात के वक्त कॉन्फ्रेंस बर्खास्त हुई और वो दोनों अपने कमरे में चले गए। हम दोनों में से कोई भी नौकरी से गैर हाजिर नहीं हो सकता, विक्टर ने कहा। यह खबर किसी और के जरिए काहिरा भेजनी पड़ेगी। ऐसा कौन हो सकता है? इमाम से बात करेंगे, राशिद चंगेज ने कहा। वही बेहतर जानता है कि कौन सा आदमी बेहतर है। काहिरा तक तेज रफ्तारी से पहुंचने के लिए किसी खास आदमी की जरूरत होगी, मगर उनका पूरा मंसूबा मालूम हो जाए तो काहिरा को इतला देंगे। अधूरी इतला पर सुल्तान अय्यूबी कोई गलत चाल न चल बैठे। इमाम को इतनी सी इत्तला देना तो जरूरी है कि सलीबी बहुत बड़े हमले का फैसला कर चुके हैं, विक्टर ने कहा, ताकि सुल्तान अपनी फौज को तैयार कर सके और अपने नुकसानात जल्दी जल्दी पूरा कर लें। और सुनो, उसने चंगेज से कहा, जिस वक्त ये लोग हमले की बातें कर रहे थे तो मैंने तुम्हें देखा था। तुम शराब का प्याला रिमांड के आगे रखते रखते रुक गए थे और साफ पता चलता था कि तुम उनकी बातें गौर से सुन रहे हो। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था, उस पर मुझे नुमायां चमक नजर आई थी। मैं जानता हूं कि इतना कीमती राज मिल जाने से हिजान और खुशी की कैफियत पैदा हो जाती है, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हरसन भी वहीं मौजूद होता है। हरसन अली बिन सुफियान के पाए का जासूस है। मैंने तुम्हें देखकर फौरन हरसन की तरफ देखा था। मुझे शक होता है जैसे वो तुम्हें देख रहा था। मोहतात रहो मेरे भाई, हम दुश्मन के पेट में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हरसन के लिए हम अजनबी नहीं, राशिद चंगेज ने कहा। हमारे मुतालिक वो शुकूक रफा कर चुका है। अब डरने की जरूरत नहीं। डरने की नहीं, मोहतात होने की जरूरत है, विक्टर ने कहा। तुमने आज वो हिदायत सुन ली हैं जो हरसन को मिली हैं। वो अब हर किसी को शक की निगाहों से देखेगा। और अब तुम यूं करो कि मस्जिद में चले जाओ, सब सो गए हैं। इमाम को बताओ कि आज सलीबियों ने क्या फैसला किया है। अगर काहिरा को कोई जाने वाला हुआ तो इस फैसले की इत्तला अली बिन सुफियान को दे दे, और अगर उधर से कोई आए तो हमसे मिले बगैर वापस ना जाए। शहर की एक मस्जिद का इमाम सुल्तान अय्यूबी के लिए जासूसी करता था। यह मस्जिद जासूसी का खुफिया अड्डा बनी हुई थी। मुसलमान जासूस मस्जिद में जाकर इमाम को खबरें पहुंचाते और उससे हिदायत लेते थे। विक्टर कभी मस्जिद में नहीं गया था। वो कहा करता था कि उसे नमाज नहीं आती और मस्जिद के आदाब से भी वाकिफ नहीं, इसलिए उसे डर था कि मस्जिद में कोई ऐसा मुसलमान उसे पकड़वा देगा जो सलीबियों का जासूस होगा। ये गलत भी नहीं था। सलीबियों के मुखबिरों में मुसलमान थे जो मस्जिदों में जाने वाले नमाजियों पर भी नजर रखते और उनकी बातें गौर से सुनते थे। वो अक्सर मुसलमानों को गिरफ्तार कराते रहते थे। राशिद चंगेज ने चूंकि अपने आप को ईसाई जाहिर कर रखा था, इसलिए वो दिन के दौरान मस्जिद में नहीं जाता था। सलीबी कमांडरों वगैरह की शबीना दावतों से फारिग होकर अगर जरूरत पड़े तो आधी रात के बाद इमाम के घर जाता, जो मस्जिद के बिल्कुल साथ मिला हुआ था। उसका एक दरवाजा मस्जिद के सहन में खुलता था। राशिद चंगेज ने कपड़े बदले, चोगा और इमामा पहना,
मसनूई दाढ़ी चेहरे पर बांधी और कमरे से निकलकर अंधेरे में गायब हो गया। हुक्म के मुताबिक उसे दाढ़ी उस तरह से साफ करानी पड़ी थी। अपने मिशन पर जाने के लिए उसने ऐसी मसनूई दाढ़ी बना रखी थी जो फौरन लगाई और उतारी जा सकती थी। उन दिनों वहां रात को भी रौनक रहती थी। रिमांड की अपनी फौज के अलावा रेनाल्ड भी अपने बहुत से अफसरों और नाइटों के साथ वहां गया हुआ था। उसके चंद एक दस्ते भी थे। ये फौजी अफसर और दीगर सलीबी कमांडर रातें ऐशो इशरत में गुजारते थे। पेशावर औरतों की चहल पहल लगी रहती थी। आला हुकाम की बीवियां और दाश्ता औरतें भी उनके साथ थीं। वहां यह भी ना पता चलता कि कौन सी औरत किसकी बीवी है। औरतों की आर्जी और मुस्तकिल खरीदो फरोख्त भी होती थी। राशिद चंगेज अपने कमरे से निकला तो उसे छुप कर जाने में बहुत दुश्वारी हुई। कमरों और खैमों के अंदर तूफान बदतमीजी बपा था ही, बाहर भी कहीं कहीं उसे बदमस्त जोड़ा नजर आ जाता, जिससे बचकर उसे रास्ता बदलना पड़ता। आखिर वो खतरे के इलाके से निकल गया और शहर की गलियों में दाखिल हो गया। फिर वो मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच गया। वो जब इधर उधर देखकर मस्जिद में दाखिल होने लगा तो उसने दबे दबे कदमों की आहट सुनी जो गली में उठी और मोड़ पर खामोश हो गई। राशिद चंगेज ने उस पर गौर किया, लेकिन ये समझकर अपने आप को तसल्ली दी कि कुत्ता होगा और ये आहट वहम भी हो सकती थी। वो मस्जिद के सहन में गया और इमाम के दरवाजे पर मखसूस दस्तक दी। दरवाजा खुला। राशिद चंगेज अंदर चला गया और इमाम को सारी रिपोर्ट दे दी। सलीबियों की ज्यादातर फौज यहीं जमा हो गई है। चंगेज ने कहा, यह रेनाल्ड की फौज होगी। यहाँ की फौज तो पहले ही यहाँ मौजूद है। काहिरा तक उस फौज के कूच और अजाइम की इत्तला तो पहुंच ही जाएगी। अगर हम कोशिश करें तो उस फौज को कूच से पहले कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और उसके कूच को इल्तवा में डाल सकते हैं। तुम्हारा मतलब है कि छापामारों से कहा जाए कि फौज की रसद को नजरे आतिश कर दें? इमाम ने कहा, मैं ये काम करा सकता हूं, लेकिन कराऊंगा नहीं। तुमने ऐसे कई वाकयात सुने होंगे कि जिस मकबूजा शहर में हमारे छापामारों ने सलीबी फौज को नुकसान पहुंचाया, वहां के मुसलमान बाशिंदों के लिए जिंदगी दोज़ख से बदतर बना दी गई। घर घर तलाशी हुई, हमारी मस्तूरात की बेइज्जती हुई, हमारी जवान बेटियों को सलीबी पकड़ कर ले गए। कैद और कत्ल का जालिमाना सिलसिला शुरू हो गया। मैंने अपने एक कासिद के जरिए सुल्तान अयूबी तक ये मसला पहुंचाया था। सुल्तान मोहतरम ने मेरी तवक्को के बिल्कुल मुताबिक जवाब भेजा है। उन्होंने फरमाया है कि मुसलमान बाशिंदों की इज्जत, जान और माल की खातिर किसी शहर में खुफिया तबाहकारी न की जाए। दुश्मन की रसद को उसकी फौज के साथ आने दिया जाए। उसे मेरे छापामार मैदान जंग में नहीं आने देंगे। मैं आपको मुकम्मल इत्तला 2-4 दिनों में दे दूंगा। चंगेज ने कहा, अब आप और ज्यादा मोहतात हो जाएं। यहाँ के सुराग रसां गैर मामूली तौर पर सरगर्म हो गए हैं। वो अब यहाँ के जानवरों और परिंदों को भी शक्की निगाहों से देखेंगे। ये तय करके कि एक आदमी को सुबह काहिरा रवाना कर देंगे, चंगेज मस्जिद से निकला। वो चोरी छुपे नहीं चल रहा था ताकि कोई शक न करे। वो गली का मोड़ मुड़ा तो उसे फिर किसी के कदमों की दबी दबी आहट सुनाई दी। उसने घूम कर देखा। गली तारीक थी, उसे कुछ भी नजर न आया। अब कि ये वहम नहीं था, वो आगे चल पड़ा। अपने ठिकाने के करीब जाकर उसने मसनूई दाढ़ी उतार कर कपड़ों में छुपा ली। उसके कपड़े ऐसे थे जो कोई शक पैदा नहीं करते थे, क्योंकि ऐसे कपड़े ईसाई भी पहनते थे। अब विक्टर और चंगेज की कोशिश थी कि ये मालूम करें कि सलीबी फौज कहां कहां हमला करेगी और उसके कूच का प्रोग्राम क्या है। ज्यादा से ज्यादा फौज जमा करने के इंतजामात शुरू हो गए थे। कासिदों की बाग दौड़ भी शुरू हो गई थी। ये दोनों जासूस इस सरगर्मी से बज़ाहिर लाताल्लुक होकर उसकी हर एक तफसील मालूम करने में मसरूफ थे। रिमांड की हैसियत मेजबान की थी, क्योंकि उसका दारुल हुकूमत था। उसने एक रात तमाम सलीबी हुक्मरानों, आला कमांडरों और दीगर आला हुक्काम की ज़ियाफत का एहतमाम किया। ये रात विक्टर और चंगेज के लिए गैर मामूली मसरूफियत की रात थी। चूंकि मेहमानों में बादशाह भी थे, इसलिए उन्हें शराब वगैरह पेश करने में ज्यादा मुस्तैद रहना पड़ता था। उन्हें मालूम था कि मुस्तादी की जरूरत उस वक्त तक होती है जब तक मेहमान होश में रहते हैं। शराब में बदमस्त होकर जब वो बद अखलाकी के मुजाहिरे करने लगते हैं तो मुलाजिमों का काम आसान हो जाता है। इस ज़ियाफत में जितने मर्द थे उतने ही औरतें थीं। इनमें नौजवान लड़कियां भी थीं, जवान औरतें भी, और वो भी जो बुढ़ापे को जवानी का धोखा दे रही थीं। विक्टर और चंगेज खाना और शराब वगैरह लाने वाले मुलाजिमों की निगरानी करते और भागते दौड़ते रहे। एक जवान यूरोपीय औरत ने चंगेज से 2-3 बार शराब मांगी। चंगेज ने हर बार किसी मुलाजिम या मुलाजिमा को बुलाकर कहा कि उसे शराब दे। उस वक्त मेहमान रिमांड के महल में इधर उधर बिखरे हुए थे। ये औरत बहुत खूबसूरत थी। उसने देखा कि चंगेज हर बार मुलाजिम से कहकर शराब मंगवाता है तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे हाथ से थोड़ी सी पीना चाहती हूँ। तुम नौकरों को हुक्म देकर इधर उधर हो जाते हो। मैं ला देता हूँ, चंगेज ने नौकरों के लहजे में कहा। यहाँ नहीं,
औरत ने कहा, मैं बाहर बाग में जा रही हूं, वहां आना। चंगेज शराब की एक खुशनुमा सुराही लेकर उस जगह चला गया जहां वो औरत जा बैठी थी। ये महल का बाग था। वहां भी मेहमान बिखरे हुए थे, हर एक के साथ एक औरत और हाथ में शराब का प्याला था। ये औरत अकेली थी और चंगेज जरा हैरान भी हुआ कि ऐसी जवान और खूबसूरत औरत अकेली क्यों है। उस पर तो मेहमानों को मक्खियों की तरह भिनभिनाना चाहिए था। वो उसके प्याले में शराब डालने लगा तो औरत ने पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है। उसने यूरोप के किसी गांव का नाम लिया और बताया कि वो लड़कपन से रिमांड के शाही स्टाफ में है। तुम थोड़ी देर मेरे पास रुक सकोगे? औरत ने पूछा और प्याला उसकी तरफ बढ़ाया। लो, मेरे प्याले में तुम पियो, फिर मैं पीऊंगी। उसकी आवाज में इल्तिजा और तिश्नगी थी। आप देख रही हैं कि मैं नौकर हूं, चंगेज ने कहा। आप शाही खानदान के खातून हैं। मैं इस वक्त नौकरी के फराइज अदा कर रहा हूं। इस वक्त मुझे अपना नौकर समझो। औरत ने उसकी कलाई पकड़ ली और प्यासी मुस्कुराहट से कहा, तुम शहजादे हो, ये तो दिल बताया करता है कि कौन क्या है। आप अकेली क्यों हैं? चंगेज ने पूछा। क्योंकि मेरे जज्बात मुझे इजाजत नहीं देते कि जिससे मुझे नफरत हो उसके साथ हंसूं खेलूं, उसने जवाब दिया। मुझे जो अच्छा लगता है उसे अपने पास बुला लिया है। तुमने मेरे हाथ से प्याला लिया नहीं, किसी ने देख लिया तो मुझे सूली पर खड़ा कर दिया जाएगा। चंगेज ने कहा, अगर तुमने मेरे प्याले से एक घूंट ना पिया तो मैं तुम्हें सूली पर खड़ा कर दूंगी। औरत ने कहा। वो मुस्कुरा रही थी। उसने और आगे होकर धीमी आवाज में कहा, पागल, तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो, दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें इधर बुलाया है। मुझे टालने की ना सोचना, मैं शराब नहीं पीऊंगा। चंगेज ने कहा। ना पियो, औरत ने कहा, मगर मैं जब भी और जहां भी तुम्हें बुलाऊंगी तुम्हें आना पड़ेगा। राशिद चंगेज फहम फरासत का मालिक और तजुर्बाकार इंसान था। वो इस पर जरा भी हैरान न हुआ कि एक ऊंचे तबके की हसीन व जमील औरत उसकी दोस्ती की ख्वाहिश जाहिर कर रही है। उसे ये ख्याल भी आया कि ये किसी बूढ़े जर्नैल की जवान बीवी होगी या किसी ऐसे खाविंद की बीवी होगी जो उस वक्त किसी और की बीवी के साथ होगा। एक वजह तो साफ थी, चंगेज खूबरू आदमी था जिसके कदबुत में बड़ी कशिश थी। ये पहला मौका नहीं था कि किसी औरत ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की हो। सलीबी हुक्मरानों और आला अफसरों की दावतों में शराब पेश करने वाली लड़कियां खास तौर पर हसीन और दिलकश थीं। उनमें से दो चंगेज के साथ ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश कर चुकी थीं, लेकिन चंगेज ने अपने किरदार को उनसे बचाए रखा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे जो फर्ज देकर भेजा था उसका तकाजा था कि वो अपने किरदार के कले को मिस्मार न होने दे। अली बिन सुफियान ने उसे ट्रेनिंग के दौरान जहन नशीन कराया था कि जहन अय्याशी की तरफ माइल हो जाए तो फराइज जहन से निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके जहन में औरत को एक ऐसे जहर की मानिंद बिठाया गया था जो ईमान खा जाता है। रिमांड ऑफ ट्रिपोली के महल में उसकी हैसियत ऐसी थी कि वो जिस मुलाजिम या मुलाजिमा को चाहे नौकरी से निकलवा सकता था। उसकी अपनी शख्सियत का असर तो जादू सा था। वो ये भी जानता था कि सलीबियों का कोई किरदार नहीं। उनकी औरतें बेहयाई और बदअखलाकी को काबिल फख्र समझती थी। इन वजूहात की बिना पर चंगेज के लिए ये औरत और उसकी ये बेतकल्लुफी अजूबा नहीं थी। वो चूंकि खुसूसी काबिलियत का जासूस था, इसलिए उसने फौरन सोच लिया कि वो उस औरत को ये बताए बगैर कि वो जासूस है उसे जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उस औरत ने उसे ये जो कहा था कि जहां भी तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा, इसमें हुक्म या धमकी नहीं बल्कि दोस्ताना बेतकल्लुफी थी और उसके लहजे में जो तासुर था उसे चंगेज भी अच्छी तरह समझता था। औरत की मुस्कुराहट के जवाब में वो भी मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट से उसने शिकारी को उसके बिछाए हुए जाल में फांसने की कोशिश की थी। अब मुझे जाने की इजाजत है, उसने कहा। मेरी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई, आप मेहमानों में चली जाएं। उसने जरा झिझक कर पूछा, आप किसकी बीवी हैं? बीवी नहीं, दाश्ता, औरत ने कहा और एक आला कमांडर का नाम लेकर कहने लगी। कमबख्त के पास बेशुमार दौलत है, यहां आकर उसे एक और मिल गई है। मुझे भी आज़ाद नहीं करता। मुझ पर इन जज्बात का नशा तारी रहता है जो अपने दिल की पसंद और नापसंद के पाबंद होते हैं, या शायद दिल उनका पाबंद होता है। ये वो जज्बात हैं जो ये नहीं देखते कि जो इंसान दिल पर काबिज हो गया है वो बादशाह है या गुलाम। मुझे तुम्हारी हैसियत से कोई गरज नहीं, मुझसे दूर ना भागना, ये जुल्म होगा। तुम पहले इंसान हो जिसे मेरे दिल ने पसंद किया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।